समकालीन भारत फर्स्ट क्लास 9th की बुक है, एसएसटी की, बहुत ही शानदार बुक है। इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है और यहाँ हम पूरी बुक के ऑब्जेक्टिव्स, प्रश्न और उत्तरों के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने पूरी बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लिए हैं और ऑल इंडियन एग्जाम्स के लिए ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखना। और यहाँ मैं आपको अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बताऊँगा, जैसे कि भारत और विश्व मैप द्वारा, भारत विस्तार एवं मानक रेखा मैप द्वारा, भारत और पड़ोसी देश मैप द्वारा, भारत मुख्य भौगोलिक वितरण मैप द्वारा, प्राकृतिक वनस्पति मैप द्वारा, भारत की जनसंख्या वृद्धि का परिमाण एवं दर, भारत लिंगानुपात 1951 से 2011 तक, 18 जीवमंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र, इनके बारे में भी यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। यहाँ आप देखिए, ये एशिया महाद्वीप है, तो भारतीय जो भूखंड है ये एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में स्थित है। और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है और यही कारण है कि भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। तो यहाँ हम भारत की स्थिति को देखने के अलावा और भी बातों को जान सकते हैं। जैसे कि मैप में देख रहे हैं, यहाँ पर हमें महाद्वीप और महासागरों की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिक महाद्वीप। इसी प्रकार हमें यहाँ जानकारी प्राप्त हो जाती है मुख्य महासागरों के बारे में, जैसे कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या अंध महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर और दक्षिणी ध्रुव महासागर। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर होगा ख, उड़ीसा। कर्क रेखा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। मैप के द्वारा हम इसको जान लेते हैं। देखिए मैप में आप देख रहे हैं, ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो डॉट डॉट में दिखा रखी है, ये गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ से होकर गुजरती है। उड़ीसा से होकर यह कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, 77 डिग्री 6 मिनट पूर्वी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी और घ 82 डिग्री 32 मिनट पूर्वी। तो इसका सही उत्तर होगा गा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। इसको मैप द्वारा समझ लेते हैं। भारत के विस्तार की बात करें तो भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन 68 डिग्री 7 मिनट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? ऑप्शन का चीन, खा भूटान, गा नेपाल और घा म्यांमार। तो इन सब की सीमाएं नेपाल को छूती है। उत्तर होगा गा। इसको मैप द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ मैप में देख रहे हैं कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, इन सब की सीमाएं ये नेपाल को स्पर्श कर रही हैं, नेपाल को छू रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? ऑप्शन का पुडुचेरी, ख लक्षद्वीप, ग अंडमान निकोबार और घ दीव और दमन। तो ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो उत्तर होगा ख लक्षद्वीप जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे एक मित्र ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है? ऑप्शन का भूटान, खा ताजिकिस्तान, गा बांग्लादेश और घा नेपाल। तो भारत की जो सीमाएं हैं भूटान, बांग्लादेश, नेपाल से लगती हैं, ताजिकिस्तान से नहीं लगती है। उत्तर होगा खा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। भारत विस्तार एवं मानक रेखा। भारत की हम बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत के कुल भूभाग का
जो क्षेत्रफल है लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है यदि हम क्षेत्रफल की बात करें, और यह क्षेत्रफल 2.4% आता है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है भारत का। भारत की स्थल सीमा की हम बात करें तो भारत की जो स्थल सीमा है लगभग 15,200 किलोमीटर है। और भारत की तटीय सीमा की हम बात करें अंडमान और निकोबार द्वीप सहित, तो इसकी तटीय सीमा बैठती है 7,516.6 किलोमीटर लगभग। और इसकी स्थिति की बात करें भारत की, तो भारत जो है इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, जैसा आप मैप में देख रहे हैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से उत्तरी अक्षांश से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। भारत का जो भाग है उत्तरी अक्षांश में आता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यदि हम देशांतर की बात करें तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है। बीचों बीच 2 बराबर भागों में भारत को विभाजित करती है। अक्षांश और देशांतर के विस्तार की बात करें तो अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और बन रहा है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, यानी कि समय निर्धारण करने वाली रेखा माना गया है। और ये जो रेखा है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिर्जापुर ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से निकलती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसको भारत की मानक यामोत्तर माना गया है। अब हम भारत की लंबाई की बात करें तो भारत की जो लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर है। भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर है। और भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर तक विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, का तट, खा प्रायद्वीप, गा द्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा खा प्रायद्वीप। प्रायद्वीप ये 3 ओर समुद्र से घिरा होता है। द्वीप की बात करें तो 4 ओर समुद्र से घिरा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है। तो यहाँ पर का, खा पूर्वांचल, क में हिमालय, गा उत्तराखंड और घा इनमें से कोई नहीं। तो भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा को निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम है हिमालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी है। खा कोरोमंडल, खा कन्नड़, गा कोंकण और घा उत्तरी सरकार। तो गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम जो तटीय पट्टी है वो है कोंकण तट। कोंकण तट बोला जाता है। इसका उत्तर होगा गा। इसको हम मैप द्वारा देख लेते हैं। गोवा की स्थिति हम देखें तो गोवा लगभग यहाँ पर स्थित है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कोंकण तट लिखा हुआ है। तो गोवा की स्थिति कोंकण तट के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। का अनाईमुड़ी, खा महेंद्रगिरी, गा कंचनजुंगा और घा खासी। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है खा महेंद्रगिरी। उत्तर होगा खा। अब हम चर्चा करेंगे भारत और पड़ोसी देश। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। वर्तमान की स्थिति की बात करें तो भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। भारत की भूमि की जो सीमाएं हैं वो उत्तर और पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगती हैं। जैसा आप मैप में देख रहे हैं कुछ क्षेत्र ऐसा है जो अफगानिस्तान का लद्दाख से लगता है। तो भारत के उत्तर और पश्चिम में जो सीमाएं लगती है पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लगती है। उत्तर की बात करें तो उत्तर में भारत की सीमाएं चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान से लगती है। उत्तर में जो सीमाएं भारत की। और पूर्व की बात करें तो पूर्व में भारत की सीमाएं म्यांमार और बांग्लादेश से लगती हैं।
यहाँ हम दक्षिण की बात करें तो भारत की में जो दक्षिण की सीमाएं हैं वो श्रीलंका और मालदीव से लगती हैं। या दक्षिण में जो भारत की स्थित है वो पड़ोसी देश है वो श्रीलंका और मालदीव है। भारत में यहाँ पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा समुद्री जलमार्ग है जिसका नाम है पाक जल संधि। पाक जल संधि और एक मन्नार की खाड़ी भी इसको बोल सकते हैं, मन्नार की खाड़ी भी इसमें है और पाक जल संधि भी इसके अंदर है भारत और श्रीलंका के बीच में। यहाँ पर हम पड़ोसी देशों के एक बार पुनः देख लेते हैं। भारत के उत्तर और पश्चिम में पड़ोसी देश है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन दोनों की सीमाएं भारत से लग रही है। उत्तर की बात करें तो उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान। हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, और भारत के दक्षिण में जो देश स्थित है पड़ोसी देश हैं वो है श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? का राजस्थान, खा पंजाब, का उत्तर प्रदेश, घा जम्मू कश्मीर। तो वूलर झील ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, उत्तर होगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? खा सतपुड़ा, खा अमरकंटक, गा ब्रह्मगिरी और घा पश्चिमी घाट के ढाल। तो नर्मदा नदी का उद्गम है अमरकंटक से, उत्तर होगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? सांभर, वूलर, डल और गोविंद सागर। तो लवणीय जल वाली झील है सांभर जो कि राजस्थान में स्थित है, उत्तर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खा नर्मदा, का नर्मदा, खा गोदावरी, गा कृष्णा और घा महानदी। तो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी की बात करें तो वो है गोदावरी, उत्तर होगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कै महानदी, खा कृष्णा, गा तुंगभद्रा और घा तापी। तो तापी नदी ऐसी नदी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है, उत्तर होगा घा तापी नदी। अब हम चर्चा करेंगे भारत मुख्य भौगोलिक वितरण। जैसा हम यहाँ पर मैप में देख रहे हैं, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी है। हिमालय की जो श्रेणियाँ दे रखी हैं विश्व की सबसे ऊंची श्रेणियाँ हैं और ये 2400 किलोमीटर तक लंबाई में फैली हुई है जो कि एक अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई जम्मू कश्मीर में लगभग 400 किलोमीटर तक है और अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर के लगभग है। यहाँ हम चर्चा करेंगे शिवालिक श्रेणी। जो मैप में देख रहे हैं शिवालिक श्रेणी, हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। ये हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला है, इसको नाम दिया गया है शिवालिक। इसकी चौड़ाई की बात करें हम तो शिवालिक की चौड़ाई 10 से और 50 किलोमीटर तक है। शिवालिक श्रेणियों की जो चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर तक है और ऊंचाई की हम बात करें ऊंचाई 900 से और 1100 मीटर तक है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से जो नदियाँ आती है उनके द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है शिवालिक श्रेणियाँ। ठीक है, यहाँ अब इस मैप में हम चर्चा करेंगे बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं छोटा नागपुर का पठार। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। छोटा नागपुर का पठार यह झारखंड में स्थित है। दक्कन के पठार की हम बात करें तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ आप देख रहे हैं मालवा का पठार यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसी तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं गारो खासी जयंतियाँ, ये मेघालय में स्थित है गारो खासी जयंतियाँ। तो बहुत से इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं। और भी प्रश्न बन रहे हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ देखिए विंध्य श्रेणी ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा श्रेणी ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। और महादेव पहाड़ियाँ ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में स्थित है। तटों की हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं तटों के बारे में। देखिए जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं तट, कोंकण तट ये महाराष्ट्र के सहारे स्थित है। नीचे केरल गोवा तक जाता है, महाराष्ट्र के पास है कोंकण तट। और मलाबार तट की हम बात करें तो जो मलाबार तट यह स्थित है केरल और कर्नाटक और केरल के तटों पर स्थित है मलाबार तट। यहाँ पर हम बात करते हैं उत्तरी सरकार तट की। उत्तरी सरकार तट यह आंध्र प्रदेश
और उड़ीसा के सीमा पर है, यानी कि आंध्र प्रदेश उड़ीसा में फैला हुआ है उत्तरी सरकार तट। और कोरोमंडल तट की हम बात करें तो कोरोमंडल तट ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ पर तटों के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और बन रहा है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ यह कर्नाटक में स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और अनाई मलाई जैसा आप मैप में देख रहे हैं, अनाई मलाई या अनाई मुड़ी यह तमिलनाडु में स्थित है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये स्थित है कर्नाटक में, ठीक है। और अनाई मलाई अनाई मुड़ी यह स्थित है तमिलनाडु में। यहाँ और जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत के मैप के द्वारा हमें ये जानकारी प्राप्त हो जाती है कि बंगाल की खाड़ी एक तरफ है और अरब सागर दूसरी तरफ है। यहाँ हम ध्यान देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ हम देखेंगे लक्षद्वीप समूह। तो ये भी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। और देखिए यहाँ हम भारत के मैप को देखते हैं तो यहाँ उत्तर में हिमालय के पर्वत श्रृंखला है और इसके नीचे उत्तरी विशाल मैदान है। और यहाँ दक्षिण में दक्षिण का पठार स्थित है और यही भारतीय एक महामरुस्थल है जिसको थार का मरुस्थल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? का सिलचर, खा चेरापूंजी, गा मासिनराम और घा गुवाहाटी। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है चेरापूंजी में, होती है लगभग 1300 सेंटीमीटर वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? काल वैसाखी, व्यापारिक पवनें, लू, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में जो पवन बहती है उसको लू कहा जाता है, गा उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? चक्रवाती अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, मानसून की वापसी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर होगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में और अगस्त के प्रारंभ में। बात कर रहे हैं भारत में मानसून का आगमन कब होता है। तो भारत में मानसून का आगमन यह होता है जून के प्रारंभ में, उत्तर होगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? गर्म दिन और गर्म रातें, गर्म दिन और ठंडी रातें, ठंडा दिन और ठंडी रातें, ठंडा दिन और गर्म रातें। तो जो शीत ऋतु की विशेषता है वो होगी गर्म दिन एवं ठंडी रातें, खा। शीत ऋतु में दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। यहाँ अध्ययन करेंगे भारत लिंग अनुपात 1951 से 2011। यहाँ पर जो लिंग अनुपात दे रखा है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का दे रखा है। 1951 में लिंग अनुपात था 946, 1961 में 941, 1971 में 930, 1981 में 934, 1991 में 929, 2001 में 933 और 2011 में 943। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यहाँ किसी भी तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो आपको याद रखने हैं। तो यहाँ हम चर्चा करें 1951 और 2011 में। तो 1951 में जो लिंग अनुपात था 946 था और 2011 में लिंग अनुपात 943 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? टुंड्रा, हिमालय, मैंग्रोव, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो रबड़ का संबंध यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से, उत्तर होगा घा। सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? 100 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। तो सिनकोना के वृक्ष यह 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमलीपाल जीवमंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है? यहाँ सिमलीपाल जीवमंडल की बात कर रहे हैं तो पंजाब में, दिल्ली में, ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में। सिमलीपाल जीवमंडल नीचे यह उड़ीसा में स्थित है, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से जीवमंडल नीचे विश्व के जीवमंडल नीचों में लिए गए हैं? मानस, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, नीलगिरी। तो भारत के कौन से जीवमंडल नीचे विश्व के जीवमंडल नीचों में लिए गए हैं? उत्तर होगा मानस का। यहाँ हम चर्चा करेंगे भारत की जनसंख्या वृद्धि का परिमाण एवं दर। देखिए वर्ष कुल जनसंख्या 10 लाख में है
और एक दशक में सापेक्ष वृद्धि लाखों में है और वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत में है। 1951 की हम बात करें तो कुल जनसंख्या 361 लाख। यदि हम दशक में वृद्धि की बात करें तो 42.43 लाख और वार्षिक वृद्धि होगी 1.25%। 1961 में 439.2 लाख और वृद्धि हुई 78.15 लाख की और दर की बात करें तो 1.96%। 1971 की बात करें 548.2 लाख और वृद्धि हुई 108.92 लाख की और प्रतिशत में वृद्धि हुई 2.20% की। 1981 में जनसंख्या 683.3 लाख, वृद्धि हुई 135.17 लाख की और वृद्धि दर हुई 2.22%। बात करें 1991 की 846.4 लाख जनसंख्या थी कुल जनसंख्या और वृद्धि हुई 163.09 लाख की और वृद्धि दर थी 2.16%। 2001 की जनसंख्या की बात करें तो 1028.7 लाख कुल जनसंख्या थी, वृद्धि हुई थी 182.32 लाख की और वृद्धि दर थी 1.9%। और 2011 की हम बात करें तो कुल जनसंख्या 1210.6 लाख और वृद्धि हुई 181.4 लाख की और वृद्धि दर की बात करें तो 1.64% की वृद्धि हुई। यहाँ देखिए ये हमको याद रखना है, मुख्य रूप से जो आंकड़े हैं 1951 में जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी 1.25% की हुई थी और 2011 में जनसंख्या वृद्धि हुई 1.64% की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन लाता है? प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में, आगमन वाले क्षेत्र में, प्रस्थान आगमन वाले क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा गैर प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों में। कोई प्रस्थान करता है, कोई किसी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाता है, तो दोनों ही क्षेत्रों में आबादी की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिमाण है? जनसंख्या में देखिए उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जीवन दर और अधिक विवाहित जोड़े। तो जनसंख्या में जो बहुत बड़ा अनुपात आया है वो आया है उच्च जन्म दर पर। उत्तर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिमाण दर्शाता है? जनसंख्या वृद्धि का परिमाण दर्शाता एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि की दर और प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो जनसंख्या वृद्धि की दर यह जनसंख्या वृद्धि का परिमाण दर्शाता है। उत्तर होगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है जो अपने नाम को पढ़ और लिख सकता है, जो किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता है, जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है और जो पढ़ना, लिखना और अंकगणित तीनों जानता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति उसे माना गया है जिसकी उम्र 7 वर्ष है और तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, वो व्यक्ति माना जाता है साक्षर व्यक्ति। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। तो प्राकृतिक वनस्पति, यहाँ जो प्राकृतिक वनस्पति है उनको बांटा गया है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन और उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। यहाँ पर एक एक हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए पहले हम चर्चा करते हैं पर्वतीय वनों की। पर्वतीय वन जो आप देख रहे हैं मैप में, ये पर्वतीय वन है जहाँ जहाँ फैले हुए हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन 1000 मीटर से और 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। और इन वनों की बात करें, इन वनों में चौड़ी पत्ती वाले कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, जैसे कि ओक है, चेस्टर है, ऐसे वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं। साथ ही चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस, सीडर, ये वन भी पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। तो 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। यहाँ हम चर्चा करते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख रहे हैं, ये वन फैले हुए हैं इस क्षेत्र में। जो आप ये क्षेत्र पूरा देख रहे हैं, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हुए हैं पूरे भारत में। हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वन भारत में यही पाए जाते हैं। सबसे बड़े क्षेत्रफल में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। मानसूनी वन इन्हें कह सकते हैं हम। और वर्षा की हम बात करें तो 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पर होती है, वहाँ पर ही पाए जाते हैं। इन वनों में सागौन, बांस, साल, शीशम,
चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत, नीम, पीपल, ये वृक्ष आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, यहाँ पर इसका जो सिंबल दे रखा है ग्रीन कलर का, ये है ये। और यहाँ पर हम देख रहे हैं नीचे भी तटों के किनारे फैले हुए हैं ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इन्हें कहा जाता है। और ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, साथ ही लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार क्षेत्र, उनके द्वीप समूह में, असम के ऊपरी भागों में, जैसा कि मैंने आपको बताया वहाँ पर, तमिलनाडु के तटों पर, ठीक है, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। और इन वनों में कौन कौन से वन मुख्य रूप से होते हैं? रबड़ है, आबनूस है, महोगनी है, रोजवुड है, सिनकोना है। ये जो वन है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रबड़, आबनूस या एबोनी, महोगनी, रोजवुड और सिनकोना। ये पश्चिमी घाटों पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु के तटों पर आदि पर पाए जाते हैं। अब यहाँ चर्चा करेंगे उष्णकटिबंधीय कटीले वन। उष्णकटिबंधीय कटीले वन की हम बात करें, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, ये इस क्षेत्र में और यहाँ इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय जो है कटीले वन पाए जाते हैं। यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह वन पाए जाते हैं। और इस प्रकार की वनस्पति की हम बात करें तो यह भारत के उत्तर और पश्चिम में, भारत के उत्तर और पश्चिम में यहाँ पर पाई जाती है। और कुछ भागों में, कुछ जो है गुजरात में, जैसे मैं बता रहा हूँ, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और तथा हरियाणा में भी ये वनस्पति पाई जाती है। वृक्षों की बात करें तो यहाँ पर वृक्ष अकासिया, खजूर, यूफोरबिया, नागफनी, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? अकासिया, खजूर, यूफोरबिया, नागफनी आदि वृक्ष जो है उष्णकटिबंधीय कटीले वन है। अब यहाँ पर बात करेंगे मैंग्रोव वनस्पति की। मैंग्रोव वनस्पति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंग्रोव वनस्पति, जैसा कि आप यहाँ मैप पे देख रहे हैं, बहुत कम पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति, जैसा कि हम सिंपल देखेंगे इसका, तो ये है मैंग्रोव वनस्पति। देखो ये मैंग्रोव वन या मैंग्रोव वनस्पति, ये वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में ही पाई जाती है। और तटवर्तीय क्षेत्रों में भी कैसे पाई जाती है? जहाँ पर ज्वार भाटा आता है। ऐसे तटवर्ती क्षेत्र जहाँ पर ज्वार भाटे आते हैं वहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा में ये वनस्पति पाई जाती है। हम वृक्षों की बात करें तो नारियल, ताड़, क्योडा, एंगोर, ये आदि वृक्ष हैं जो मैंग्रोव वनस्पति के में आते हैं। इनके नाम याद रखिए, नारियल, ताड़, क्योडा, एंगोर आदि ये मैंग्रोव वन है। और ये वहाँ पाए जाते हैं तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ पर ज्वार भाटे आते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें।